हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ए लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। देखो, अब सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी सोर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है और सोर्स क्या क्या है एनर्जी का। वी रिक्वायर एनर्जी इन एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। लाइफ के हर एक्टिविटी के लिए हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे खाना बनाना हो या फिर बल्ब जलाना हो घर में, ठीक है, गैजेट कोई भी सामान, या फिर व्हीकल के मूवमेंट के लिए, टीवी चलाने के लिए, सिनेमा के लिए, रेडियो के लिए, हर तरह की चीज़ के लिए हमको ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी का। वी नीड, कितना कॉमन था पहले रेडियो, लेकिन अब देखो अब के लोग रेडियो जानेंगे नहीं, पूछेंगे कैसा होता है रेडियो। अब पहले कैसे मतलब हर घर में रहता था। वी नीड एनर्जी फॉर प्रोडक्शन इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड आल्सो फॉर क्रॉप इन फील्ड, फील्ड में क्रॉप्स के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। टू मीट दिज रिक्वायरमेंट द एनर्जी जनरली नीड इज इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। और ये सब नीड को पूरा करने के लिए जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या फिर हीट के फॉर्म में एनर्जी को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी नीड हीट एनर्जी फॉर कुकिंग फूड, फूड के लिए हीट एनर्जी चाहिए। फ्यूल को जलाने के लिए, जैसे कोयला को जलाने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, लकड़ी, किरोसिन, कुकिंग गैस, ये सब के जलाने के लिए हम लोग को हीट एनर्जी चाहिए। पंखा को चलाना है, मोटर को चलाना है, तो ये सब के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल, हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये हम लोग को कोल एनर्जी से मिल जाता है, मतलब कोयला से हम लोग गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हाइड्रो एनर्जी पानी से गेन कर सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से गेन कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का करेक्टरिस्टिक गुण क्या क्या होना चाहिए। ए सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी सच दैट इट कैन प्रोवाइड एन एडेक्वेट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी एट ए स्टेडी रेट। एक एडेक्वेट अमाउंट ऑफ मतलब एनर्जी हमको देता रहे हमेशा, ऐसा हम लोग को चाहिए, लंबे टाइम तक एनर्जी दे सके, ऐसा सोर्स चाहिए। इट शुड बी सेफ, ये हम लोगों के लिए सेफ रहेगा। एंड कन्वीनियंट टू यूज, इकोनॉमिकल एंड ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ईजी रहेगा ट्रांसपोर्ट करना भी एक जगह से दूसरी जगह। अब हाइड्रो वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नदी में अगर पानी कमी है तो, या फिर विंड एनर्जी वाला में प्रॉब्लम होता है, हमेशा हवा चलता नहीं है, तो ये सब थोड़ा दिक्कत करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरली दो ग्रुप में बांटा गया है, रीन्यूएबल या फिर इसी को नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। नॉन कन्वेंशनल या रीन्यूएबल जो फिर से मतलब बन जाए, और नॉन रीन्यूएबल जो फिर बनने वाला नहीं है, जैसे कोयला। तो रीन्यूएबल में कौन सा हो जाएगा, नेचुरल सोर्स प्रोवाइडिंग अस एनर्जी कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रीन्यूएबल। नेचुरल सोर्स जो भी है, ठीक है, नेचुरल सोर्स में क्या क्या आ जाएगा, सन है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वाटर है, टाइड है, ओशियन वेव है, बायोगैस है, ये सारा हम लोग को नेचुरल सोर्स है। और वी कैन यूज दिस सोर्स एज लॉन्ग एज द अर्थ कंटिन्यू टू रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। जब तक सन है तब तक हम लोग इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सोर्स जियो थर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर द अदर सोर्स। इसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी है, अदर सोर्स है एनर्जी का। प्रोवाइड अस एनर्जी ओवर ए लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे समय तक हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, जियो थर्मल और न्यूक्लियर, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड अगेन एंड विल नेवर गेट एग्जिस्टेड, ये कभी खत्म नहीं होगा। अल्दो द वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज आल्सो कंसिडर्ड रीन्यूएबल, लकड़ी को भी माना जाता है, लेकिन ट्री यूजुअली टेक मोर देन 15 ईयर टू ग्रो, लेकिन ये ठीक बड़ा होने में 15 साल लगभग ले लेता है। रिन्यूएबल ऑफ वुड एज सोर्स ऑफ एनर्जी टेक एज लॉन्ग टाइम। फर्दर कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल also cause depletion of forest, which result in environmental imbalance. Such use of wood as a source of energy must be
एवॉइड, इस तरह का जो तेज़ी से जो कट रहा है पेड़, इसको रोकना पड़ेगा। मतलब पेड़ ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन 15 साल लग जाता है इसको ठीक होने में, बनने में। जस्ट द मेन सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया सन, विंड, फ्लोइंग वाटर, बायोमास या फिर बायोफ्यूल हो गया। बायो जो मतलब कि जीव जंतु का फूड से जो मिल रहा है, जैसे गेहूं का सूखने के बाद जो उसका डाट बच गया, वो सारा हो गया। टाइड्स हो गया, ओशियन हो गया, जियो थर्मल स्पॉट हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल। ये न्यूक्लियर फ्यूल क्यों लिखा है पता नहीं, न्यूक्लियर ख़त्म नहीं हुआ कभी, ये तो बहुत लिमिटेड है। न्यूक्लियर कैसे बनेगा, तो यूरेनियम 235 को जला करके हम लोग बनाते हैं ना बिजली, तो ये तो बहुत लिमिटेड है और ये तो ख़त्म हो जाएगा यूरेनियम 235। नहीं तो ये 235 थोड़े ही बनेगा, यूरेनियम 235 लिमिटेड है। ये तो अब भारत में आता है, शायद अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये सबसे आता है, वो लोग भी जल्दी देता नहीं है, बहुत कम कम करके आता है। पता नहीं, हो सकता है कुछ और मतलब होगा यहाँ पर न्यूक्लियर का। यहाँ पर उसके बाद सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, अब एक एक करके शायद सबके बारे में लिखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, द सन इज मेन सोर्स ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो सन से जो एनर्जी मिलता है उसको क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी। इन द इंटीरियर ऑफ सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये तुम लोग को पता ही है। व्हिच रेडिएट एनर्जी, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम बनता है, जिससे काफ़ी एनर्जी निकलता है ना। सिंस सन इज वेरी फार फ्रॉम अर्थ, अर्थ से बहुत दूर है, तो बहुत छोटा सा एनर्जी हम लोग तक पहुंच पाता है। द सोलर एनर्जी दैट रीचेज अर्थ इज नाइदर यूनिफॉर्म नॉट सेम एट सेम, हर जगह पर सेम नहीं है सूर्य से पहुंचने वाला एनर्जी। इट चेंजेस डेली इवन एट वन पैलेस, ये हर दिन चेंज होते रहता है। इट ऑल्सो वेरी ड्यूरिंग ए डे, एक ही दिन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। द एवरेज सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस पर सेकेंड ऑन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, तो 1 मीटर स्क्वायर में एवरेज जितना एनर्जी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट मिलेगा बोलेंगे। एंड इट इज एस्टिमेटेड टू 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर से 1.4 किलोवाट एनर्जी हम लोग गेन कर सकते हैं। द सोलर एनर्जी रीचिंग अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय लैंड वाटर बॉडी लाइक रिवर लेक, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है उस एनर्जी को। द सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय लैंड एंड वाटर बॉडी काउज विंड स्टॉर्म रेन। अब इस ये जो सोलर एनर्जी को जो स्टोर करता है क्या बोलते हैं, लैंड, उसी की वजह से विंड मतलब हवा चलता है, स्टॉर्म तूफान आता है, बारिश होता है, स्नोफॉल होता है ना। बारिश तो तभी होगा ना जब नीचे से वाटर वेपर आकाश में जाएगा और फिर वो ठंडा होकर गिरेगा नीचे। हवा भी वैसे ही चलता है, नीचे जब धरती गर्म हो जाएगा तो धरती के पास वाला हवा गर्म हो जाएगा, वो हवा गर्म होगा तो वो हवा गर्म होने से हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो ऊपर भागेगा, ठंडा वाला हवा ऊपर से नीचे आएगा, तो इससे हवा चलता है। ठीक है, वही कभी कभी प्रेशर लो होने से तूफान आ जाता है, अगर दबाव कम हो गया तो तेज़ी से हवा फ्लो करने लगता है। विंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा एक सोर्स का एनर्जी का सोर्स है। लार्ज मास ऑफ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ड्यू टू मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कॉल्ड अ विंड एनर्जी, हवा का यही काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाता है, विंड एनर्जी कहलाता है। इनडायरेक्टली विंड एनर्जी कम्स फ्रॉम सोलर एनर्जी, ये कहाँ से आता है, सोलर एनर्जी से आता है। सन रे फॉल ऑन द इंटायर अर्थ, सन रे जो होता है पूरा अर्थ पर गिरता है, बट दे आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इक्वेटोरियल रीजन, लेकिन जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली सन का लाइट पड़ता है। वाइल ऑब्लिकली ऑन द पोलर रीजन, और पोलर रीजन पर ऑब्लिकली पड़ेगा, मतलब अर्थ अगर ऐसा है और सन यहाँ पर मान लो है, ये अर्थ हो गया और ये वाला सन है, तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली पड़ेगा, और पोल पर क्या होगा, पोल पर तिरछा लाइट पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। देयरफॉर एयर नियर द इक्वेटर ऑफ अर्थ इज मोर, इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा हवा देखने को मिलता है, तेज हवा चलेगा। एंड रेडियली हीटेड देन द नियर द पोल, एज ए रिजल्ट कन्वेक्शन करंट आर प्रोड्यूस बिकॉज हॉट एयर बिंग लाइटर राइज अप, वही चीज़ बोल रहा है कि गर्म हवा हल्का होता है तो ऊपर जाता है, इससे हवा चलता है। द इक्वेटोरियल रीजन एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड द इक्वेटोरियल रीजन, तो बोल रहा है कि पोल पर जो हवा रहेगा वो ठंडा रहेगा और यहाँ पर गर्म रहेगा, तो गर्म हवा इधर भागेगा और ठंडा हवा इधर आएगा, तो इससे हवा चलेगा।
दिस फ्लो ऑफ एयर कंस्टिट्यूट विंड, इसी को हवा बोलते हैं। एक्चुअली द हवा डज नॉट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, ये डायरेक्टली पोल से इक्वेटर की तरफ नहीं आता है, बट फॉर्म डिफरेंट साइकिल, बल्कि ये डिफरेंट साइकिल से आता है। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द इट्स ऑन एक्सिस, इस पर प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है? अर्थ के रोटेशन का। मॉडिफिकेशन बाय द लोकल कन्वेक्शन करंट, और लोकल कन्वेक्शन करंट कुछ होता है, इसका भी बोल रहा है कि इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। मतलब हमारा जो हवा होता है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं आता है, और उसका वजह है अर्थ का मूव करना, अर्थ मूव कर रहा है इसलिए। फ्लोइंग वाटर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, इसको हम लोग हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रो एनर्जी टू कम्स इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, हाइड्रो एनर्जी टू कम इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, द सोलर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर साइकिल इन द नेचर। तो इनडायरेक्टली अगर देखो तो इसमें सन का भी हाथ होता है हाइड्रो एनर्जी में, क्योंकि सोलर एनर्जी की वजह से ही वाटर बारिश होता है। वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक, ETC एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, ये सब पानी, ये सब सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रिवर, लेक वगैरह। और इसका जो वेपर होता है वो आकाश में जाता है, जिससे बादल बनता है, और इस बादल की वजह से फिर क्या होता है, फाइनली बारिश होता है। और बारिश होने से तुम्हारा जो फ्लो होता है वाटर, वाटर का लेवल बढ़ता है और उसमें फ्लो आ जाता है, जिससे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और फिर हम लोग उस एनर्जी का यूज करते हैं। उसके बाद बायोमास है, द वेस्ट एंड डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग बींग कॉल्ड बायोमास। तो द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बायोमास इज कॉल्ड बायो एनर्जी, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे? बायो एनर्जी। दस बायो एनर्जी का अल्सो कम फ्रॉम सोलर एनर्जी, तो देखो बायो एनर्जी भी कहाँ से आ रहा है? सोलर एनर्जी से आ रहा है। वो कैसे? बायोमास सच एज वुड, केटल डंग, क्रॉप रेसिड्यू एंड एग्रीकल्चर वेस्ट लाइक baggage have been traditionally used as fuel to produce heat energy for domestic as well as commercial purpose। तो ये तो बताया कि हीट एनर्जी के रूप में यूज होता है डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन सन का इसमें क्या हाथ है वो तो नहीं बताया। तो मेरे ख्याल से सन की वजह से ये सब सूख पाता है, और सूखने के बाद आसानी से जलता है। बायोमास इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, इससे बायोगैस भी बनता है। बाय इट्स डिकम्पोजिशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, मीथेन मेन इसका पार्ट है। एंड रेस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बायोगैस में मेनली मीथेन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जलता है, ठीक है, हाइड्रोजन है जलने वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू रन इंजन, बायोगैस का यूज हम लोग इंजन को चलाने में करते हैं, बिजली बनाने में करते हैं। इंडिया में जनरली दो टाइप का बायोगैस यूज होता है, एक फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप और दूसरा फिक्स्ड डोम टाइप। दे आर आल्सो कॉल्ड गोबर गैस, को गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं। उसके बारे में डिटेल दिया नहीं है, जो दोनों टाइप है। गोबर गैस होता है क्या है? एनिमल डंग और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसको सैलरी बोलते हैं। उसके बाद है टाइड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइड्स जो समुद्र के में अंदर उठता है, राइज ऑफ ओशियन वाटर इज कॉल्ड टाइड। और फॉल को क्या बोलते हैं? लो टाइड, मतलब जो राइज कर रहा है उसको हाई टाइड, जो फॉल कर रहा है उसको लो टाइड बोलते हैं। दिस राइज एंड फॉल ऑफ टाइडल वेव अकर ट्वीस ए डे इन ओशियन, ये दिन में 2 बार होता है। द एनर्जी प्रोजेक्ट बाई राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर टाइड इज नोन एज टाइडल एनर्जी, तो ऊपर चढ़ने में और उतरने में जो उसके पास एनर्जी रहता है उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होता है डैम बना करके। बट दिस इज नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन एक मेजर सोर्स एनर्जी का नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग टाइड इज नॉट एनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल, इससे लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया जा सकता है। देयर आर वेरी फ्यू साइट विच आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग टाइड, और ऐसा जगह भी नहीं है, बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पर इजीली हम लोग बना सकें। ओशियन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर इज ओशियन, वाटर इन ओशियन पोजेज एनर्जी इन 2 फॉर्म। वाटर जो होता है ओशियन के अंदर जो वाटर होता है वो 2 तरह के एनर्जी उनके पास होते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी और दूसरा ओशियनिक वेव एनर्जी, मतलब एक थर्मल एनर्जी है दूसरा वेव एनर्जी है ओशियन के अंदर। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है?
वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशियन गेट्स हीटेड बाय एब्जॉर्बिंग द हीट ऑफ सन, ऊपर वाला पानी गर्म हो जाता है दोपहर सनलाइट की वजह से। वाइल वाटर एट डीपर लेवल रिमेन्स कोल्ड, तो अंदर में ठंडा और ऊपर में गर्म, तो ये लगभग 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड सरफेस इज कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना टेम्परेचर का, इसी को हम लोग ओशियन थर्मल एनर्जी बोलेंगे। ऑब्वियसली दिस एनर्जी आल्सो कम इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, तो ये भी देखो तो इनडायरेक्टली सन से ही आ रहा है। ओशियन थर्मल एनर्जी इज हार्नेस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज आता है। ठीक है, डिवाइस का नाम क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, इसके हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद है ओशियन वेव। ड्यू टू विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, वेव मूव एट हाई स्पीड ऑन इट्स सरफेस व्हिच आर कॉल्ड ओशियनिक वेव। तो हवा चलने की वजह से क्या होता है, समुद्र के अंदर जो वेव होता है वो जनरेट होता है ड्यू टू देयर हाई स्पीड, और हाई स्पीड वेव की वजह से उसके अंदर काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सच फास्ट मूविंग ओशियनिक वेव इज कॉल्ड ओशियनिक वेव एनर्जी, इसको हम लोग ओशियनिक वेव एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, ये भी कहाँ से आता है? सन से ही इनडायरेक्टली आ रहा है, क्योंकि हवा चलने से आ रहा है ना, और हवा सन की वजह से ही चलता है। सी वेव एनर्जी कैन आल्सो बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बट सो फार it has not become possible to produce electricity from sea wave energy on a large scale। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, लार्ज स्केल पर हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। However, model have been made to generate electricity from oceanic wave, लेकिन अभी मॉडल जो है बनाया जा रहा है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ओशियनिक वेव से भी जनरेट कर सकें। उसके बाद है जियो थर्मल स्पॉट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जियो थर्मल स्टॉप, वो ज़मीन के अंदर कहीं कहीं पर वो गर्म वाला जो लावा होता है ना, वो फंसा रहता है, उसकी वजह से वेपर बनता है और उस वेपर से एनर्जी बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एट सम पैलेस रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आर वेरी हॉट, कहीं कहीं पर वो जो रॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सच पैलेस आर नोन एज हॉट स्पॉट, इसको हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सच रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल, इसके अंदर जो हीट एनर्जी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में इस एनर्जी का यूज होता है। द हॉट रॉक प्रेजेंट एट हॉट स्पॉट हीट द अंडरग्राउंड वाटर एंड टर्न इनटू स्टीम। क्या होता है यहाँ पर? जो गर्म पत्थर है, जो गर्म पत्थर है हॉट स्पॉट्स के अंदर, वो क्या करता है? अंदर के पानी को गर्म कर देता है, स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। व्हिच गेट कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर बिटवीन द रॉक्स, और रॉक के बीच जो प्रेशर जो होता है ना उस वेपर का काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। बाय ड्रिलिंग होल, यहाँ पर एक हॉल करना है इनटू द अर्थ अप टू ए हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट तक एक छेद कर देना है, और उसके बाद स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द पाइप, और वहाँ से स्टीम को निकलने देना है। अब उस स्टीम के बीच में जो भी पड़ेगा आर्मेचर, अगर जनरेटर का आर्मेचर या टरबाइन अगर पड़ता है तो उसको वो क्या करेगा? रोटेट करा देगा, रोटेट कराने से फिर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इन इंडिया देयर आर वेरी फ्यू प्लेस वेयर जियो थर्मल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड, तो कहीं कहीं पर है, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो गया, यूएसए और न्यूजीलैंड में बहुत सारा है ना। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल, हाँ न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में यहाँ पर दिया है। व्हेन यूरेनियम, देखो यहाँ पर तो यूरेनियम का ही बात कर रहा है, इज बम्बार्डेड विथ ए स्लो न्यूट्रॉन इट स्प्लिट इनटू टू नियरली इक्वल लाइट न्यूक्लियाई एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। वहीं पर वही यूरेनियम 235 को ब्रेक करो तो काफ़ी हीट निकलेगा, इसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलता है थोड़ा सा में भी। इन बोथ दीज प्रोसेस ओरिजिन ऑफ एनर्जी लॉस इन मास, यहाँ पर मास का लॉस होता है और उस मास के लॉस होने से एनर्जी निकलता है। सन वाला में ज्वाइंट होता है, बनता है मास, यहाँ पर मास लॉस होता है। द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस लॉस इज कन्वर्टेड। अगर यहाँ पर रिएक्शन देखोगे तो लेफ्ट साइड वाला का वेट ज़्यादा रहेगा और राइट साइड वाला का वेट कम रहेगा, तो आखिर वो वेट जा कहाँ रहा है? तो वो वेट जा रहा है एनर्जी बन जा रहा है।
इस फार्मूला से। इन फिशन रिएक्शन ऑफ 1 यूरेनियम न्यूक्लियस 200 मेगा वोल्ट, 1 यूरेनियम से 200 मेगा वोल्ट बन रहा है। और एक स्क्वायर देखा था, एक स्क्वायर मीटर में 1 वाट बनता है, जो सन वाला में लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, 1 वाट के आसपास ही कुछ था, 1.4 किलो वाट है। ठीक है, इसके मुकाबले देखो कितना गुना ज़्यादा है, किलो से मेगा 1000 गुना ज़्यादा है, लगभग 200, मतलब 1000 पर 2 जीरो और 2, 1 लाख गुना ज़्यादा मतलब यहाँ पर एनर्जी बन रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सन के मुकाबले। यूरेनियम न्यूक्लियाई प्रेजेंट आर मोर, ईच न्यूट्रॉन इमिटेड इन फ्यूजन तो कंटिन्यू टिल द इंटायर यूरेनियम इज एक्सॉस्ट। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि हम लोग चेन रिएक्शन करवाते हैं, मतलब एक यूरेनियम टूटेगा तो यहाँ से 3 तो निकलेगा, 3 निकलेगा तो हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन इसके अंदर भेजेंगे, न्यूट्रॉन भेजेंगे, बाकी 2 के अंदर नहीं भेजेंगे, तो ये फिर से ब्रेक करेगा, फिर से 3 गो बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंट्रोल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन। फिर ही एक ही न्यूट्रॉन देंगे इसको, तो सिर्फ एक ही फटेगा। अगर इनफ मात्रा में न्यूट्रॉन मिल गया ना, तो फिर सारा का सारा 3-3 बनाते चला जाएगा, एक बड़ा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो अनकंट्रोल हो जाएगा, जिसको फिर एटम बम बोलते हैं। सो फार इट हैज़ नॉट बिकम पॉसिबल टू हार्नेस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्स आ गया। नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी कौन सा है, which have accumulated in nature over a very long period and cannot be quickly replaced। इसको जल्दी से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब खत्म हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन ऑफ प्लांट एनिमल बरीड अंडर द मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। ये बोल रहा है पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो पेट्रोलियम एनिमल वगैरह या फिर प्लांट वगैरह के अंदर काफ़ी समय तक दबे रहने से बनता है। दस द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैव अकर्ड और मिलियन ऑफ, सॉरी ये एनिमल वाला से नहीं बनता है। पेट्रोलियम कैसे बनता है याद है, पता है? पेट्रोलियम के लिए कुछ और होता है, पेड़ वाला तो कोयला बनता है, पेट्रोलियम के लिए कुछ जीव, समुद्री जीव होता है वो शायद, देखो हाँ, पेड़ वाला से कोयला बनेगा, और समुद्री जीव वगैरह के अंदर दबे रहने से बहुत साल तक वो पेट्रोलियम बनाता है। सिंस दे आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली देयर नॉन रिजर्व वुड सून डिप्लेट। ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा जितना ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले कोल है, देखो शायद दिया होगा कैसे बनता है। कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स मेड ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ सम फ्री कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो क्या क्या चीज़ के मिलने से बना होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, कोयला के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और साथ में कुछ फ्री कार्बन और नाइट्रोजन सल्फर का कंपाउंड भी होता है। इट इज़ फाउंड इन डीप माइन अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। कहाँ कहाँ पर मिलता है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। सिंस कोयल इज फाउंड इन एबंडेंस इन आवर कंट्री इट इज़ मस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। तो कोयला का काफ़ी भंडार है इंडिया में। पेट्रोलियम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डार्क क्रूड ऑयल। इसका कलर डार्क कलर होता है, विस्कस लिक्विड है। ये भी हम लोग का क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे बनता है नहीं लिखा है, न उसका भी नहीं लिखा। इसका नाम पेट्रोलियम क्यों है, क्योंकि ये पेट्रोलियम रॉक ऑयल, पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल, रॉक के अंदर से ही मिलता है। ठीक है, इसी का नाम पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का मतलब क्या हो जाएगा, रॉक ऑयल। रॉक ऑयल क्यों, क्योंकि ये रॉक के अंदर पाया जाता है। इट इज़ ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन। ये बहुत सारा हाइड्रोकार्बन इसके अंदर होता है, जैसे कि वाटर, साल्ट, अर्थ पार्टिकल एंड अदर कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारा। इट इज़ लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्का है, एंड डज नॉट मिक्स विथ हीट, पानी के साथ ये घुलेगा नहीं। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग ऑयल वेल, तो और तेल का कुआं होता है इन अर्थ क्रस्ट, जहाँ से बनता है। इन इंडिया द रिजर्वर ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन असम और मुंबई में है। द क्रूड पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेल्स इज नॉट सुटेबल फॉर यूज। ये सुटेबल नहीं होता है, जो डायरेक्टली निकलता है उसको फिर रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करने से काफ़ी सारा चीज़ निकलता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। इसको हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा किया जाता है।
द पेट्रोलियम गैस ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द fractional distillation of petroleum in oil refinery mainly contain butane and a small amount of propane and ethane and so can be used as good fuel। तो पेट्रोलियम से हम लोग का एक पेट्रोलियम गैस भी निकलता है जिसमें मेनली क्या क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और कुछ कुछ प्रोपेन और इथेन जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन आर इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी प्रेशर बट दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड। इसको हम लोग इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन को, जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, व्हिच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस। It is stored in gas cylinder after mixing a strong spelling substance ethyl merceptane। ये वाला याद रखना, जो लीकेज होने पर गंध देता है, ठीक है, वो क्या होता है, इथाइल मरकेप्टेन। ये सिर्फ गंध के लिए डाला जाता है और कुछ नहीं, कि लीक हो तो पता चल रहा है। उसके बाद नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस इज आल्सो ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का, विच इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, आइदर एलोन और एबव द पेट्रोलियम रिजर्वर के ऊपर। नेचुरल गैस कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पेट्रोलियम होता है वहीं पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस मिलता है। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन बाय डिगलिंग वेल इनटू द अर्थ फ्रॉम सम वेल्स वी कैन एक्सट्रैक्ट ओनली द नेचुरल गैस। कहीं कहीं पर सिर्फ नेचुरल गैस ही मिलता है, वाइल फ्रॉम द अदर बोट नेचुरल गैस ऑफ पेट्रोलियम, और बहुत जगह पर नेचुरल गैस के साथ साथ पेट्रोलियम भी मिलता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। इसमें क्या है, 95% मीथेन है, थोड़ा थोड़ा इथेन और प्रोपेन मिला हुआ है। उसके बाद डिफरेंस दे दिया है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में। तो एक क्या है, दीज आर सोर्स फ्रॉम व्हिच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन कंटिन्यूसली। लंबे समय तक इसे एनर्जी गेन कर सकते हैं। ये नॉन कन्वेंशनल है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसको फिर से बनाया जा सकता है। इसका एग्जांपल है सन, वाटर, और इसके अपोजिट वो सब दिया हुआ है। उसके बाद है जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हार्नेस एनर्जी ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब निकाल नहीं सकते हैं। सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स अल्सो। तो कन्वेंशनल सोर्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। बट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, काफ़ी लिमिटेड है और उसको फिर से बनाया भी नहीं जा सकता। नहीं तो प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी क्राइसिस फ्यूचर में आ सकता है, तो इसलिए कुछ रूल बनाया गया है। द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोयल, पेट्रोलियम, etc. शुड बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस व्हेन नो अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। ये सब का हम लोग सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब एनर्जी का कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल नहीं हो। दूसरा है वेस्टेज ऑफ एनर्जी शुड बी अवॉइडेड। एनर्जी का जो वेस्टेड है उसको वेस्ट होने से रोकना चाहिए। पेड़ को जो कट हो रहा है पेड़ तेजी से, उस पर बैन लगाना चाहिए। एफर्ट मस्ट बी मेड टू मेक यूज ऑफ एनर्जी इन कम्युनिटी। द यूज ऑफ एनर्जी इन अर्बन एरिया इज मच मोर देन इन रूरल एरिया। शहर में ज़्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है। इन रूरल एरिया द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज इजियर देन इन अर्बन एरिया। इन रूरल एरिया वी कैन यूज बायोगैस। कम से कम गांव देहात वाला एरिया में बायोगैस वाला या फिर विंड एनर्जी का हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज करना चाहिए। सच टेक्निक शुड बी डेवलप्ड that in near future we may make use of renewable source such as solar energy, wind energy, hydro energy, bio energy, ये सब as much as possible to meet our requirement। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। Effort must be made to obtain nuclear energy by the controlled nuclear fusion। तो कोशिश होना चाहिए कि हम लोग एनर्जी कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन से बना सकें। तो एफर्ट मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी बाय द कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई बोल रहा है। ड्यूटेरियम यूरेनियम से तो हम लोग बनाती हैं, ड्यूटेरियम से बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि हैवी वाटर में प्रेजेंट है सी के अंदर। दिस विल देन बिकम एंड इनलेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तब ये इनलेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाएगा।
In our daily life, both in urban and rural area, we need energy mostly in form of electricity. हम लोग को मेनली इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. So we shall now study the method of producing electricity from renewable source of energy. तो हम लोग को अब स्टडी करने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी को बनाएं कैसे. इसके बाद ये वाला देखो, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी. द सन इज़ द मोस्ट वास्ट एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन हमारा डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का. द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. इसको सोलर एनर्जी बोलते हैं. अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ रिसीव्ड फ्रॉम सन 1.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर में. 1.4 किलो जूल एनर्जी हमेशा मिलता है. आउट ऑफ विच नियरली 53% एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ एंड ओनली 47% एनर्जी रीचेज द अर्थ सरफेस. सिर्फ 47% एनर्जी ही अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है. द डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड सोलर सेल. डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी. जो डिवाइस मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सोलर सेल. ऑन द अदर हैंड ए सोलर हीटिंग डिवाइस इज आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर सेल. इसके अलावे सोलर हीटिंग डिवाइस भी यूज होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. दिस इज कॉल्ड ए सोलर पावर प्लांट. इसको सोलर पावर प्लांट बोलते हैं. बात करते हैं सोलर सेल का. About 100 years ago, it was discovered that when sunlight falls on a thin layer of selenium, an electric current is produced. Selenium पर अगर सनलाइट पड़ता है तो करंट बनता है. बट ओनली इतना परसेंट पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन सेलेनियम कुड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन 0.06% सिर्फ कन्वर्ट हो पाता है. एनर्जी का बहुत कम है, इतना पार्ट ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो पाता है. सो नो सीरियस एफर्ट वेयर देन मेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर एनर्जी. तो उस समय बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं किया गया कि सोलर सेल से सोलर एनर्जी बनाया जाए. द फर्स्ट सोलर सेल वाज मेड इन 1954 विच हैड ए एफिशिएंसी 1%. तो इसका एफिशिएंसी थोड़ा सा बढ़ा, 0.6 से 1 हो गया 1954 में. बट नाउ ए डे सोलर सेल हैव बीन मेड विथ एफिशिएंसी 30%. पर अभी जो सोलर सेल यूज हो रहा है उसका एफिशिएंसी कितना है? 30% तक है. The solar cell are usually made from semiconductor like silicon, gallium. Silicon और gallium से जनरली बनता है. A semiconductor has conductivity less than that of a semiconductor. कंडक्टिविटी क्या होता है? मेटल से कम होता है. बट मोर देन दैट ऑफ ए इंसुलेटर, पर इंसुलेटर से ज़्यादा होता है. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सेमीकंडक्टर हैज ए वेरी लो कंडक्टिविटी. सेमीकंडक्टर का अगर सिंपल टेम्परेचर पर करोगे तो बहुत कम होता है कंडक्टिविटी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है. इफ़ सनलाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन इम्प्योरिटी एडेड सेमीकंडक्टर ए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस. अगर सनलाइट पड़ेगा सेमीकंडक्टर पर तो वहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा. दिस फॉर्म इज सोलर सेल. Due to this potential difference, current flow in the circuit connected between the opposite faces of semiconductor. Such a single solar cell of area इतना सेंटीमीटर स्क्वायर produce a potential difference nearly 0.4 to 5 volt. मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत छोटा एरिया है, तो वहाँ से 0.5 वोल्ट लगभग मिल जाएगा पोटेंशियल. Due to which a current nearly 60 मिली एम्पियर कैन बी ऑब्टेन. जिससे 60 मिली एम्पियर तक करंट मिल जाएगा. To increase the efficiency, a large number of such cells are arranged over a large area so that they could collect a large amount of solar energy to produce sufficient electricity. अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो बहुत सारा ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा. और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सोलर पैनल. मतलब बहुत सारा छोटा छोटा सोलर सेल मिल करके क्या बनाता है? सोलर पैनल बनाता है. सोलर सेल छोटा रूप है सोलर पैनल का. द सोलर पैनल गिव इलेक्ट्रिसिटी सो लॉन्ग एज सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. जब तक सूरज रहेगा तब तक, मतलब लाइट जब तक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बनता रहेगा. देयरफॉर ए सोलर पैनल कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट. तो रात में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा नहीं. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैटरी रखते हैं. बैटरी चार्ज रहेगा तो रात के टाइम में उसको आसानी से यूज कर लेंगे. इसके अलावा सोलर पैनल आर यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर रनिंग वाटर
पंप। इसके अलावा सोलर सेल का यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कर रहे हैं, रेडियो में कर रहे हैं, टेलीविज़न में कर रहे हैं। ठीक है। स्मॉल सोलर सेल आर यूज्ड इन वॉच और कैलकुलेटर में छोटा सा सोलर सेल यूज होता है। फिगर 2.15 सोलर पैनल यूज्ड फॉर रनिंग ए वाटर पंप। यहाँ पर दिखाया है किस तरह से वाटर पंप इससे चलता है। बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से मोटर चल रहा है, मोटर से फिर वाटर पंप। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल की यूज का फ़ायदा क्या है? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस। इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। रनिंग कॉस्ट इसका क्या है? बहुत कम है। ये उन जगहों के लिए काफ़ी यूजफुल है जो कि शहर से काफ़ी दूर है या फिर रिमोट एरिया में जहाँ पर पावर नहीं पहुँच सकते। पॉल्यूशन इससे बिल्कुल भी नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज़्यादा महंगा होता है स्टार्टिंग में। एफिशिएंसी इसका काफ़ी लो होता है और ये सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, जबकि हम लोग को ज़्यादातर चीज़ में एसी चाहिए होता है। उसके बाद है सोलर पावर प्लांट। ए सोलर पावर प्लांट इज ए डिवाइस इन विच हीट एनर्जी ऑफ सन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हीट एनर्जी सन का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। द सन रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लार्ज कनकेव रिफ्लेक्टर गेट कंसनट्रेटेड एट ए इट्स फोकस। तो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर लगा होता है, वहाँ पर सन का रे पड़ता है और वो उसको फोकस कर देता है एक निश्चित पॉइंट पर। वो रिफ्लेक्टर एक पॉइंट पर फोकस कर देगा सन के रे को। द रे हैव सफिशिएंट हीट एनर्जी टू बॉयल वाटर। इसके पास अब इतना एनर्जी हो जाता है कि पानी को उबाल दे। इफ़ इट इज़ प्लेस्ड एट ए फोकस ऑन द रिफ्लेक्टर दिस प्रिंसिपल इज यील्ड सोलर पावर प्लांट। ठीक है। फोकस के पास अगर वाटर को रख देंगे तो पानी गर्म होकर के उबलने लगेगा, जिससे वेपर बनेगा। ए सोलर पावर प्लांट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ कनकेव रिफ्लेक्टर। यहाँ पर बहुत सारा रिफ्लेक्टर यूज होता है। एट द फोकस ऑफ विच देयर आर ब्लैक पेंटेड वाटर पाइप। एट द फोकस ऑफ विच देयर आर ब्लैक पेंटेड वाटर पाइप। यहाँ पर एक वाटर पाइप होता है। द रिफ्लेक्टर कंसनट्रेट द हीट एनर्जी ऑफ सन रे ऑन द पाइप ड्यू टू विच वाटर इनसाइड द पाइप गेट बॉयलिंग। यहाँ पर वाटर क्या होगा? बॉयल होने लगेगा। बॉयल होने से वेपर बनेगा और वेपर क्या करेगा? टरबाइन को घुमा देगा और टरबाइन को घुमाएगा तो इसे 50 किलोवाट तक की एनर्जी बन जाएगा। 50 किलोवाट का कहाँ पर है? गुड़गांव में, हरियाणा में। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। द सन रे फॉलिंग ऑन अर्थ हीट द डिफरेंट एरिया ऑफ अर्थ इन इक्वालिटी। सन रे फॉलिंग ऑन अर्थ हीट द डिफरेंट एरिया ऑफ अर्थ इन इक्वालिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लोकल कन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पर विंड का कारण क्या क्या है वो दे दिया है। We have been using energy possessed by wind from the very early day, particularly in removing husk from grain। तो विंड की एनर्जी को हम लोग काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं अनाज से भूसा को अलग करने के लिए। ठीक है। प्रोपेलिंग सोयल बोट, नाव को चलाने के लिए, व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, विंड मिल में इसका यूज होता है। तो बहुत जगह पर यूज हो रहा है। नाउ ए डे विंड एनर्जी इज यूज्ड इन ए विंड जनरेटर। अब इसका यूज विंड जनरेटर में होने लगा है, तो ड्राइव विंड जनरेटर। ठीक है। सो ये विंड जनरेटर, ये वाला क्या है? एक विंड जनरेटर है जहाँ पर आर्मेचर घूम रहा है और घूमने से क्या बनाएगा? ये करंट बनाएगा। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि यहाँ पर टरबाइन, आर्मेचर, ये टरबाइन है ना, ये आर्मेचर है, ये शाफ्ट है। ठीक है। यहाँ पर हवा चलने से इसको घुमाएगा। ब्लोइंग विंड स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ विंड मिल, जिससे एक क्या करता है? रोटेट होता है। रोटेशन की वजह से आर्मेचर घूमेगा, डायनेमो का आर्मेचर घूमेगा और जिससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। आर्मेचर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच, एन और एस यहाँ पहले से मैग्नेटिक फील्ड है। और जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच आर्मेचर घूमता है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है। और करंट हम लोग को मिलता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय सिंगल विंड मिल जनरेटर इज स्मॉल। तो एक जनरेटर अगर रखेंगे तो काफ़ी छोटा सा पावर मिलेगा। तो सफिशिएंट एनर्जी अगर लाना है तो ऐसा बहुत सारा विंड जनरेटर को चलाना होगा। और इस तरह का एरिया जहाँ पर बहुत सारा इस टाइप का विंड जनरेटर लगा हो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? विंड फार्म बोलते हैं।
यहाँ पर प्रेजेंट इन इंडिया वी आर जनरेटिंग मोर देन 1025 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर इन गुजरात एंड तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु में इसका काफ़ी यूज हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर 20,000 मेगावाट इन आवर कंट्री बाय द यूज ऑफ विंड एनर्जी। तो कोशिश है कि कम से कम 20,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ यूजिंग द विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की यूज का एडवांटेज क्या है? इट डज नॉट काउज एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, किसी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होता है। इट इज़ एन एवर लास्टिंग सोर्स, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, काफ़ी दिन तक चलता है। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का लिमिटेशन क्या है? द विंड फार्म कैन बी इन एस्टेब्लिश्ड ओनली एट पैलेस नियर द कोस्टल एरिया वेयर विंड ब्लो। तो कम से कम हवा का रफ्तार 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, जो कि जनरली कोस्टल एरिया में पाया जाता है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज नीडेड, तो विंड फार्म के लिए काफ़ी जगह भी चाहिए। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो होता है काफ़ी कॉस्टली होता है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? तो वाटर में मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी कम इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, ये इनडायरेक्टली सन से आता है। मैन हैज़ बीन यूटिलाइजिंग फॉर सेंचुरी द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। काफ़ी लंबे समय से फ्लोर मिल में व्हील लगा करके फ्लोर मिल में इस वाटर एनर्जी का यूज किया जा रहा है। इसके अलावे फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी लॉग्स ऑफ वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, अगर लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वहाँ पर लकड़ी को नदी में डाल देते हैं, वो चला जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हाइड्रो एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेन यूज इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन में है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर वाटर है, वाटर डैम बना करके रोक करके रखा गया है। जब यहाँ से वाटर गिरेगा तो इसके आर्मेचर को घुमाएगा, आर्मेचर अगर घूमेगा तो जनरेटर की तरह काम करेगा। कुछ घुमाने के लिए तो चाहिए जनरेटर को, अगर घुमा देंगे तो फिर बिजली बनना शुरू हो जाएगा। व्हेन वाटर फ्रॉम डैम फॉल्स ऑन वाटर टरबाइन, तो वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज ए टरबाइन रोटेट करेगा तो इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल एन एंड एस, आर्मेचर किसके बीच में घूम रहा होगा? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच घूम रहा होगा। जब नॉर्थ साउथ पोल के बीच किसी वायर को घुमाते हैं तो उससे करंट बनता है। तो सच ए मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर in hairy area across a small dam of height nearly 10 meter. At present India we are making use of hydroelectricity which is only 23% of the total इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब 23% इलेक्ट्रिसिटी हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का है। हाउएवर वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका थोड़ा मात्रा और बढ़ाया जाए। एडवांटेज क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो डैम बनता है वो सिंचाई के लिए भी यूजफुल हो जाता है। उसके अलावा लिमिटेशन क्या है? तो वाटर हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, डैम में काफ़ी पैसा लग जाता है बनाने में। इसके अलावा वहाँ पर जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो जाता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये महंगा भी पड़ता है, स्टार्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद फाइनली है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यूरेनियम 235 यूज करते हैं। यूरेनियम 235 को ब्रेक करवाते हैं स्मॉल न्यूट्रॉन की हेल्प से। तो हाँ, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होता है ना, हम लोग 235 वाला यूज करते हैं। हाँ, आइसोटोप है 235। इसका एक और होता है यूरेनियम 238। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए कूलेंट व्हिच पोसेस द कॉइल ऑफ ए हीट एक्सचेंजर कंटेनिंग वाटर। मतलब इससे जो हीट बनेगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वाटर को, जिससे वेपर बनता है, और वेपर फिर वही टरबाइन को घुमाएगा और फिर सेम कहानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इन इंडिया 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट आर तारापुर, राणा प्रताप सागर नियर कोटा, कालपक्कम तमिलनाडु में, और नैरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में।
वेर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये तो काफ़ी कम है, 3% ओनली। तो सबसे ज़्यादा कोयला से बनता है, उसके बाद वाटर से देखा था 37% था, उसके बाद 3% मात्र न्यूक्लियर से। एडवांटेज क्या है? ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कैन प्रोड्यूस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बन जाता है। वंस द न्यूक्लियर फ्यूल इज लोडेड इनटू न्यूक्लियर पावर प्लांट इट कंटिन्यू टू रिलीज एनर्जी ओवर ए लॉन्ग टाइम। एक बार न्यूक्लियर फ्यूल डाल दो तो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। ये लिमिटेशन क्या है? तो ये पोल्यूशन काफ़ी क्रिएट करता है, ठीक है। इसमें से हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता है जो कि जिसका पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी हाई होता है, ये जीन को भी बर्बाद कर देता है। दिस रेडिएशन कॉज आयनाइजेशन एंड आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। द वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर पूरा दिया है, कैडमियम रेड दिया है कंट्रोल करने के लिए ना, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो भी आता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये यूरेनियम रेड है यहाँ पर। ग्रेफाइट ब्लॉक, हैवी वाटर के अंदर रखा जाता है पूरा सिस्टम को। ये वाला हमारा हीट एक्सचेंजर है ना, इसके अंदर से कोल्ड वाटर इसमें डालेंगे और ये वाला कोल्ड वाटर को गर्म कर देगा और यहाँ पर स्टीम जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया। उसके बाद डी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी डिग्रेडेशन, इसको नेक्स्ट डे करेंगे। टाइडल तो ठीक है। ओशियन के अंदर क्या क्या था? ओशियन के अंदर एक वेव था और दूसरा एक वेव था और एक और थर्मल एनर्जी था ना, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। और जियोथर्मल में क्या था? जियोथर्मल तुम्हारा वो जो धरती के अंदर कहीं कहीं पर रॉक है, गर्म फंसा हुआ है धरती के अंदर, और वो करता क्या है, वो क्या करता है कि अगर फंसा हुआ है वहाँ आसपास में वाटर मिल गया ना तो उसको गर्म कर देगा। गर्म करने से काफ़ी वेपर बनेगा और वेपर काफ़ी हाई प्रेशर में होगा। उसको हम लोग एक पाइप से बाहर निकालते हैं और बीच में टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन लगाने से वो क्या होता है, मतलब करंट बनना शुरू हो जाता है। छोड़ दो, लेकिन अगले ही क्लास में करेंगे, बोलना पड़ जाता है बहुत। हाँ थ्योरी खाली है। कल फिर लेकिन श्योर क्लास कर लेना, ठीक है ना? कल हम कर ठीक है, पहले कल साइंस ही करवा देंगे। कल पहले साइंस ही करवा देंगे, वही लाइट वाला।